अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 23 CS 201 पढ़ना है, जिसके अंदर हम मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कैलोक फंक्शन, मेलोक फंक्शन, फ्री फंक्शन, रियलॉक फंक्शन, मेमोरी लीक, डैंगलिंग पॉइंटर, ये सब पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी एलोकेशन से। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी बनाना, किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी कोड को लिखने के लिए, उसको हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन दो तरीकों से की जाती है। एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है ना, इसके अंदर समझे हमने 100 इंटीजर्स बनाए, ठीक है ना। एक इंटीजर 100 डाटा उसके अंदर स्टोर करना है हमने, तो उसमें से 50 हमने इंटीजर जो है वो यूज़ कर ली हैं और 50 हमने यूज़ नहीं किए। तो स्टैटिक के अंदर वो जो हमने 50 यूज़ नहीं किए वो यूज़लेस हैं, क्योंकि स्टैटिक जो मेमोरी एलोकेशन है, इसका जो साइज़ है वो हम चेंज नहीं कर सकते। जब हमने एक बार उसको उसका साइज़ दे दिया है, उसका साइज़ हमने एलोकेट कर दिया है, तो उसका साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, उसके अंदर अगर हमने किसी को साइज़ दिया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कम कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसी वजह से जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, इसको लेस एफिशिएंट समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम साइज़ बढ़ा नहीं सकते, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जबकि डायनामिक के अंदर हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और मेमोरी को चेंज भी कर सकते हैं, तो ये मोर एफिशिएंट समझा जाता है। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, ये स्टैट जो होता है स्टैक, उसके अंदर स्टैक के अंदर स्टोर होता है। ये देखिए, ये भी लिखा हुआ है, द प्रोग्राम इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन एसेंशियली ऑन स्टैक। ये स्टैक से रन होता है। और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो हीप के अंदर होता है रन, ठीक है। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, ये हम कंपाइल टाइम के, मतलब जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसके दौरान ही मैं स्टैटिक को उसकी वैल्यू दे दूंगी कि भाई इतनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की, तो मैं उसको यहाँ पर वैल्यू दे दूंगी और देन मैं कंपाइल करूंगी, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर मैं इसको यहाँ वैल्यू नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी वैल्यू, कितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम वहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करनी होगी, तो फिर हम उसको यहाँ नहीं, हम उसको कंपाइल करने के बाद जैसे जैसे उसकी वैल्यू उसको मिलती जाएगी, मतलब उसने यहाँ पर देखा। अब ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम ज़्यादातर वहाँ भी यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र से लेनी होती है वैल्यू। जब यूज़र से वैल्यू लेनी होती है तो हमें नहीं पता होता यूज़र उसको कितनी वैल्यू देगा। स्टैटिक के अंदर हमें पता होता है, जब हमने खुद प्रोग्राम लिखना होता है तो हमें पता होता है कि हमने उसकी कितनी वैल्यू लेनी है। लेकिन जब हम यूज़र को देते हैं तो हमें तब नहीं पता होता कि हमें कितनी वैल्यू लेनी है। तो इस वजह से वहाँ पर हम डायनेमिक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूज़र वैल्यू लेता है तो वो जितनी भी ले सकता है। तो यूज़र अगर पहले 10 लेता है तो वो डायनेमिक के अंदर 10 हो जाती है। थोड़ा सा आगे आके वो 15 लेता है तो वो 15 अंदर ऐड कर लेता है, तो वो उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो ये डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है। ये भी, और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है ये रन टाइम है और मेमोरी एलोकेशन है, और जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन है। और दूसरा बात इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है ये स्टैक के अंदर रन होती है, ये स्टैक के अंदर रन होती है। और जो दूसरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है ये हीप के अंदर रन होती है, ठीक है। ये इसके थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, उसके बाद ये आ गया वॉइड, कि वॉइड पॉइंटर क्या होता है। आप पहले लोग सब ये समझिए कि वॉइड जो होता है ये एक डाटा टाइप के अंदर ही ये आ जाता है, लेकिन ये नल होता है, मतलब ये हमें इसकी वैल्यू 0 होती है, हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता जो वॉइड है। तो अगर हम वॉइड पॉइंटर बनाते हैं, तो हम अगर सिंपल एक वॉइड पॉइंटर बनाएंगे तो ये क्यों बनाते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हम वॉइड पॉइंटर बनाते ही क्यों हैं। वॉइड पॉइंटर हम इस वजह से बनाते हैं
कि हम वॉइड पॉइंटर क्यों बनाते हैं। अब हमें इंट पॉइंटर बनाना हो, कैर पॉइंटर बनाना हो, फ्लोट पॉइंटर बनाना हो या स्ट्रिंग पॉइंटर बनाना हो, तो उसके लिए हमें हर बार बार पॉइंटर बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए ना हम वॉइड पॉइंटर बना लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, वॉइड स्टैटिक पीटीआर। हमने एक वॉइड पॉइंटर बना लिया। अब जब भी हमने वॉइड की जगह हमने इंटीजर पॉइंटर बनाना हो, हमने फ्लोट बनाना हो, कैर बनाना हो, स्ट्रिंग बनाना हो, तो हम वॉइड की जगह पे हम इंट और उसके बाद जो स्टैटिक पीटीआर के साथ था वो इसके अंदर साथ इंट के साथ और फिर ब्रैकेट लगा देंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देंगे और बाद में पीटीआर। तो ये जो है, इसको वॉइड पॉइंटर को हम जब कास्टिंग, इसको कहते हैं कास्टिंग करना। तो जब हम वॉइड पॉइंटर को इंट के अंदर, फ्लोट के अंदर, कैर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कास्टिंग करेंगे उसकी, तो फिर उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हमने वॉइड को इंट या किसी और डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए इंट के साथ स्टैटिक लगाना है और ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट जरूर लगानी है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर है, इट इज एन एरर टू यूज वॉइड पॉइंटर एंड डीरेफरेंसिंग इट। मतलब अगर आप वॉइड पॉइंटर को यूज करते हैं, वो कह रहा है कि ये एरर जनरेट करेगा अगर आप उस वॉइड पॉइंटर यूज करेंगे और उसको डीरेफरेंसिंग करेंगे। मतलब जब आप वॉइड पॉइंटर को यूज करेंगे तो वॉइड तो 0 वैल्यू रखता है, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 तो कुछ भी नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि जब आप सिंपल वॉइड को यूज करोगे ना तो वो एरर जनरेट कर देगा। और डी रेफरेंस करोगे, डी रेफरेंस का मतलब डिलीट कर देना, उसको फ्री कर देना वैल्यू को। तो अब इसका मतलब है कि जब आप सिंपल वॉइड पॉइंटर को यूज करोगे तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये एक और आगे के नल पॉइंटर, एक होता है हमारे पास नल पॉइंटर जो 0 वैल्यू लेता है, ठीक है। आपने अगर नल पॉइंटर यूज करना है कहीं पर तो आप उसके लिए 2 हेडर फाइल्स हैं जिसको हम कहते हैं stdblib एंड std-def.h। डेफ का मतलब डिफाइन होता है। तो आपने जब भी नल पॉइंटर यूज करना है तो आपको ऊपर हैश इंक्लूड के साथ इन दोनों में से एक या ये दोनों हेडर फाइल्स यूज करनी होंगी, तो फिर आपका नल पॉइंटर रन करेगा, ठीक है। उसके बाद नल पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर विद ऑल जीरोस वैल्यू। जो नल पॉइंटर होता है ये ऑल जीरोस वैल्यू, ऑल जीरो वैल्यू का पॉइंटर होता है। ऑल जीरोस इज एन इनवैलिड मेमोरी एड्रेस। मतलब जो ऑल जीरोस मेमोरी जो वैल्यू होती है वो इनवैलिड मेमोरी एड्रेस होती है, मतलब वो वैलिड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वी कांट यूज इट टू स्टोर डाटा और टू रीड डाटा फ्रॉम इट। मतलब हम ना तो इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ना ही डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद कैलोक, मेलोक, रेयलोक, ये 3 फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके अंदर कैलोक एर और मेलोक के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, जो कैलोक फंक्शन है ये 2 पैरामीटर्स को लेता है। कौन कौन से, नंबर और एक साइज, ठीक है ना। ये 2 पैरामीटर्स को लेता है, एक लेता है नंबर और एक ठीक है कैलोक फंक्शन। मेलोक फंक्शन जो होता है ये 1 पैरामीटर को लेता है, ठीक है। मेलोक नीचे में वहां से आपको दिखाती हूँ, पहले ये देख लें कि कैलोक फंक्शन 2 पैरामीटर्स को लेता है। ये हम मेमोरी डिक्लेयर करने के लिए हम कैलोक को यूज करते हैं। और दूसरी बात, जो कैलोक फंक्शन होता है ये मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है, ठीक है। जो कैलोक फंक्शन है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है साइज, ठीक है। और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलोक फंक्शन कितने पैरामीटर्स देता है, तो वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है या 2 पैरामीटर्स देता है, ठीक है। ये हो गया इसको कंसेप्ट। आप इसकी बेसिक सी डेफिनेशन अगर चाहें तो यूट्यूब, गूगल से भी, क्रोम से भी ले सकते हैं, नहीं तो ये डेफिनेशन भी ठीक है कि जो कैलोक फंक्शन होता है, कैलोक इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। It contains 2 parameters और या 2 arguments, number and size। और बाद में जो इसका ऊपर ये दिया हुआ है ये सिंटैक्स ये देख लें, ठीक है। ओके, इसके बाद मेलोक फंक्शन। मेलोक फंक्शन क्या है, मेलोक फंक्शन
इज यूज, ये मेलोक फंक्शन भी मेमोरी को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मेलोक फंक्शन को टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट क्या होती है, साइज, ठीक है ना। जो मेलोक फंक्शन होता है वो साइज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये इसका सिंटैक्स है, ये आप लोग देख लें, ठीक है। हम सिंपल पहले वॉइड पॉइंटर बनाते हैं, उसके बाद मेलोक फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो कैलोग फंक्शन होता है उसको हमें डी रेफरेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है, उसको हमें डी रेफरेंसिंग करनी होती है। उसके बाद जो मेलोक फंक्शन होता है इसको डी रेफरेंसिंग ना करें बेशक आप। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेलोक फंक्शन नोट अ डी रेफरेंसिंग पॉइंटर ऑपरेटर ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद फ्री फंक्शन, ठीक है। एक चीज याद रखें, जो फंक्शन होता है उसकी पहचान होती है कि उसके आगे ये पैरेंथेसिस, ये जो है ये ब्रैकेट्स लगी होती हैं, ये पहचान होती है फंक्शन की, ठीक है। फ्री क्या होता है, जब भी हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको हमें फ्री करना हर जरूरी होता है, ठीक है। जो डायनामिक मेमोरी हम एलोकेट करते हैं उसको हमें फ्री करना होता है, तो उसके लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते हैं। फ्री फंक्शन के लिए ये एक बना हुआ है, ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ और इसका मैं आपको वहां पर करके भी दिखा देती हूँ। हमने एक इंट लिया डेटा टाइप, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट के नंबर्स ले लिए, हम नम स्टूडेंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाए, एक आई नाम का वेरिएबल, टोटल एज, और एक आईपीटीआर और एसपीटीआर, हमने ये दो पॉइंटर्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट लिया कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, के क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो हम यूजर से पता करेंगे, ठीक है। यूजर से पता कर लिया कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमने आईपीटीआर लिया, आईपीटीआर ये जो ये है इसको लिया, और हमने कह दिया कि आईपीटीआर को हमने असाइन, वहां पर वॉइड की जगह हम इंट ले सकते हैं ना, तो हमने यहाँ इंट पीटीआर बनाया एक, ठीक है। और ये जो इंट था, और उसके अंदर मेलोक फंक्शन रन किया, जिसके अंदर हम लिखा कि जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पॉइंटर, और उसके मतलब जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ये लिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट और साइज ऑफ इट। अब ये साइज जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बताएगा यूजर, हमें जो रन करेगा वो बताएगा, तो वो वहाँ यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये डायनामिक तौर पर चल रहा है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट वो आ जाएंगे, और साइज भी फिर वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने रन किया कि इफ आई पी टी आर इज इक्वल टू नल, मतलब अगर आईपीटीआर है जो वो नल हो जाए, मतलब ये आईपीटीआर हमने बनाया है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हैं, ठीक है, अगर वो नल हो जाए तो हमें जीरो, कुछ भी शो नहीं होगा, वो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हमने एक एसपीटीआर बनाया जिसको आईपीटीआर के इक्वल, मतलब आईपीटीआर असाइन कर दिया एसपीटीआर को, आई इज इक्वल टू 1 कर दिया, टोटल एज जो यहाँ ली हुई थी उसको 0 कह दिया हमने। एक हमने लूप रन की, क्या कि आई इज इक्वल टू 1, आई ग्रेटर लेस और इक्वल टू नंबर स्टूडेंट, और आई प्लस प्लस एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बताएंगे, अगर हम 30 बताएंगे तो हमें 30 बार ये रन होगा, फॉर लूप चलेगी, और 30 बार हमसे पूछेगी भाई बताओ एज ऑफ स्टूडेंट कितनी है, 30 बार हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, देन वो हमें उसकी टोटल एज बता, उसके अंदर मतलब एज प्लस करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी आउट हमें हो जाएगा द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस, एवरेज एज का जो फॉर्मूला एवरेज निकालने का, कि टोटल एज जो होगी उसको हम, अब ये देखें टोटल एज को हमने टोटल एज प्लस पीटीआर एस पीटीआर कह दिया, तो वो जो टोटल एज है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड हो जाएगी, तो हमें एवरेज एज पता चल जाएगी क्लास की। और फिर हमने लास्ट पे फ्री आईपीटीआर बना दिया कि जो आईपीटीआर है वो फ्री भी हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पर रन ये पूरा प्रोग्राम जो है ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये आप लोग देख लें, इसको मैं रन करती हूँ, ठीक है। तो ये वो मुझसे सबसे पहले कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। मैं अब 5 लिख लेती हूँ, ज्यादा नहीं लिखती, ठीक है। तो अब वो मुझे कह रहे हैं एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट एज 1 की एज क्या है, मैं कहती हूँ 12, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2, मैं कह देती हूँ 13, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 3, मैं दोबारा 12 कह देती हूँ, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 4 15, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 5 12 कह देती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे एवरेज एज बता देगा, द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ द एज ऑफ द क्लास इज 12, जो एवरेज एज है क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की वो 12 है। 12 कैसे, ये देखो इसमें भी 12, इसमें भी, इसमें भी 12 आ गई, इसमें तो एवरेज एज क्या हो गई 12 हो गई, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है।
उसके बाद अब चलते हैं हम आगे। ये आ गया रियल लॉग फंक्शन। अब जो रियल लॉग फंक्शन होता है ये हम इज अ फंक्शन, ये रियल लॉग फंक्शन हम जो मेलोक और कैलोक फंक्शंस की जो मेमोरी होती है उसको, उसके साइज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। क्या? रियल लॉग इज अ फंक्शन which is used to resize the memory block which is allocated by malloc and calloc। ठीक है, जो मेलोक और कैलोक फंक्शन होते हैं उनकी मेमोरी को रिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका है सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं। मेमोरी लीक। ठीक है, मेमोरी लीक क्या होती है? मेमोरी लीक तब होती है जब हम फंक्शन एक पूरी मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं लेकिन उसको डिलीट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको डिलीट नहीं करते तो वो हमारी मेमोरी लीक हो जाती है, या हम गलत फंक्शन या ऑपरेटर लगा के उसको डिलीट कर देते हैं तो वो हमारी मेमोरी लीक हो जाती है। तो मेमोरी लीक दो तरीकों से की जाती है, एक होता है फंक्शन और एक होता है ऑपरेटर। ये है डिलीट ऑपरेटर। 2 मिनट में अगेन लिख देती हूँ। ठीक है ना, ओके, मैं अगेन लिख देती हूँ। एक होता है डिलीट फंक्शन। ठीक है, और दूसरा डिलीट ऑपरेटर। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम यूज करके मेमोरी लीक होने से बचा सकते हैं। ठीक है, जब हम कहें कि भाई हमारी मेमोरी लीक ना हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी मेमोरी लीक हो जाए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एक फंक्शन और एक ऑपरेटर को यूज करते हैं, वो डिलीट होता है। ठीक है, जो मैंने आपको भी लिख के बता दी है। उसके बाद आ जाता है डैंगलिंग पॉइंटर। तो डैंगलिंग पॉइंटर जो है is a situation where you have valid pointer in the stack। जब आपके पास valid pointer हो स्टैक के अंदर, मतलब स्टैक के अंदर आपके पास मेमोरी वैलिड हो लेकिन वो उसके पास जो पॉइंटिंग कर रहे हो वो इनवैलिड मेमोरी को, आपके पास वैलिड मेमोरी है स्टैक के अंदर लेकिन वो इनवैलिड मेमोरी को पॉइंटिंग कर रहा हो तो वो डैंगलिंग पॉइंटर हो जाता है। ठीक है, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम हम पॉइंटर को डी एलोकेट करने से पहले हम हीप मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं? डैंगलिंग पॉइंटर से बचने के लिए हम पॉइंटर जो स्टैक के अंदर पॉइंटर होता है उसको पहले डी एलोकेट करते हैं, उससे डी एलोकेट करने से पहले हम हीप मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं। ये है इसका। ठीक है, ओके, तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप सब लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने डीप अपनी तरफ से मैंने फुल डीप सिखाया है ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह कल आपको लेक्चर नंबर 25 मिल जाएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर लेक्चर्स की सीरीज़ ला सकूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा मैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ भी शुरू करूँगी जिसके अंदर आपको हर चीज़ डीप सिखाई जाएगी। बाकी मैं C++ की भी और एडवांस लेवल की जो प्रोग्रामिंग है वो भी स्टार्ट करूँगी, उसकी सीरीज़ भी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहें, देन इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे।